फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। और मैं आप सभी का प्रिंस राज आज फिर उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। और जैसा कि हमने कल के वीडियो में कहा था कि प्रश्नावली 1.1 का फुल इंट्रोडक्शन था उसमें, और आज हम प्रश्नावली 1.1 का जो है फुल सॉल्व हम यहाँ पे करेंगे। जिसमें से जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि पीछे जो है बोर्ड पे लिखा गया है, सवाल नंबर 1 है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहाँ q बराबर नहीं है 0, यानी कि q बराबर 0 नहीं होगा। तो आइए देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। तो आइए लेट्स बोर्ड पे देखते हैं। चलिए देखिए दोस्त, मेरा कहता है यहाँ पे क्या है, सवाल नंबर 1 कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0। तो सबसे पहले हम जो है कि मतलब क्वेश्चन को देख के डरेंगे नहीं। सबसे पहले जो देखेंगे उसका छोटा सा बूंद बूंद से ही घड़ा पड़ता है। बहुत पीछे के लोग का नाम है और अभी भी वही फॉलो हो रहा है। तो देखिए पहले छोटा सा देखते हैं। पहले यहाँ पे देखते हैं क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। बस इतना ही हमको इसी के बारे में जो है अपने मन में जो चिंतन करना है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। अपने आप से पूछना है कि क्या एक शून्य परिमेय संख्या है। तो हाँ है। तो शून्य एक परिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि शून्य को p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। और आगे का फुल क्वेश्चन पढ़ेगा तो यही लिखा हुआ है कि क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो हाँ, p बाई क्यू के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0। तो p और q तो दोनों पूर्णांक हैं और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो लिखेंगे कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो इसमें लिखेंगे हाँ। क्या लिखेंगे? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। अब क्या आप इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि क्या आप इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो हम इसको p बाई क्यू के रूप में कैसे लिखते हैं, देखिए क्योंकि शून्य है तो शून्य को p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए शून्य का p बाई क्यू का रूप कैसा होता है। तो शून्य का जो p बाई क्यू का रूप होता है शून्य हो गया, तो ये हो गया शून्य, ठीक है। और इसको हमको p बाई क्यू के रूप में लिखना है, तो हम शून्य को ही लिख सकते हैं 0/1 लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, p हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, q हो गया। वैसे ही यहाँ पे इसका नियम भी फॉलो कर रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो शून्य एक परिमेय संख्या है, यहाँ पर लिखा जा चुका है। और पूछ रहा है कि क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो हम इसको शून्य को p बाई क्यू के रूप में लिख दिए हैं, जहाँ अब शर्त भी लगा रहा है यहाँ पर, जहाँ p और q पूर्णांक है। तो p और q पूर्णांक है, तो जैसे कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि पूर्णांक कहते किसको है। तो पूर्णांक में 0 भी आता है, पूर्णांक में 0 भी शामिल है, पूर्णांकों के संग्रह में 0 भी शामिल है, 1 भी शामिल है, जितने भी अंक सब पूर्णांकों में शामिल है, ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, ठीक है। तो यहाँ पर 0 पूर्णांक है, 1 पूर्णांक है। तो यहाँ पर तो वही तो पूछ रहा है कि जहाँ p और q पूर्णांक है, तो यहाँ पे p बराबर 0 एंड q बराबर 1। तो यहाँ पे p और q तो पूर्णांक है, इतना तो आ गया। अब आगे भी बोल रहा है कि q बराबर नहीं है 0। अब q बराबर नहीं है 0, तो जो है q बराबर नहीं है 0, तो यहाँ पर देखिए p बराबर 0 है। गौर से देखिएगा तो यहाँ पे p बराबर 0 है। अंश को हम p बोलते हैं और हर को जो है q बोलते हैं। तो यहाँ पे अंश 0 है, दैट इज p इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे p 0 है, तो इस यहाँ पे जो शर्त है बोल रहा है कि q बराबर नहीं होना चाहिए 0, यानी कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए, p हो सकता है। तो यहाँ पर q बराबर कितना है, 1 है। तो इसलिए जो हमारा ये सवाल है वे सही है कि शून्य एक परिमेय संख्या है। इसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और ये जो है q बराबर नहीं है 0, यहाँ पे साबित हो चुका है। देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पे p इज इक्वल टू 0 है, बट q इज नॉट इक्वल टू 0। इसीलिए जो हमारा ये सवाल है ये सही है कि 0 एक परिमेय संख्या है, इसको हम लिख सकते हैं। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए एक नया क्वेश्चन हम लोगों के पास आ चुका है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व किए हैं, और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 बोल रहा है कि 3 और 4 के बीच, क्या कि 3 है एक संख्या जो होता है 3, और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है? 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे हमको सॉल्व जो करना है, देखना है कि यहाँ पे कितना परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमको बोल रहा है। पहले देखिए तो यहाँ पे गौर से एक ट्रिक है, कितना परिमेय संख्या हमको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। हमको कितना बोल रहा है? 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर से जो एक ट्रिक होता है कि पहला जो है यहाँ पर कौन सा है, 3 है, तो 3 को लिखेंगे हम पहले, ठीक है, 3 है एंड इसको इक्वल्स टू कर देंगे, ठीक है। अब कितना संख्या हमको निकालने के लिए बोला है, यहाँ पे हमको कितना संख्या निकालने के लिए बोला है कि कितना 3 और 4 के बीच का कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है हमको, तो 6 ज्ञात करना है। तो जितना हमको ज्ञात करना रहता है उसमें एक जोड़ के उसको बट्टा में लगा देते हैं, ठीक है। तो अब आपका इक्वेशन जो हो जाएगा पूरा 3 बराबर ऊपर डॉट डॉट समझिए कि खाली स्थान आपको भरना है, 6 प्लस 1 7 हो गया। तो सोच सकते हैं कि ऊपर क्या भरना है, सोच सकते हैं कि ऊपर वाले स्थान में क्या हम अंक डालेंगे कि जिसका आंसर 3 आएगा। तो ऊपर वाले स्थान में हम 21 डाल सकते हैं जिससे इसका आंसर 3 आएगा, ठीक है। कितना हो गया। एंड अब दूसरे को लेते हैं, अब दूसरा को लेते हैं तो क्या है कि 4 है, ठीक है, दूसरा जो 4 है और हमको तो परिमेय संख्या 6 ही ज्ञात करना है। तो 6 ज्ञात करना है तो जैसा कि ट्रिक के अनुसार बताया जाता है कि 6 जो है उसमें जितना हमको ज्ञात करना रहता है उसमें एक हम जोड़ेंगे, उसको बटा में लगाएंगे, ठीक। अब आप सोच सकते हैं, अब आप खुद पर खुद देख सकते हैं कि ऊपर वाले जो हिस्से में होगा हम अंश में क्या लिखें कि उसका आंसर 4 चला है। तो 6 एक 7 हो चुका है और ऊपर अगर हम 28 दे रहे हैं, अगर ऊपर हम 28 देते हैं तो इसका आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। तो अब हमको वो 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने में कठिनाई नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर 3 का जो है वास्तविक मूल्य चलाया हुआ है 21/7 एंड 4 का भी चलाया हुआ 28/7। तो हम नीचे लिख लेते हैं कि 3 और 4 के बीच में का कितना आया हुआ है, 21/7 आया एंड 4 के बीच में का जो आया हुआ है वो क्या आया हुआ है, 4 के बीच में का जो आया है वो 28/7 आया हुआ है। अब इसके बीच का अगर हमको 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो इसके बीच के 6 परिमेय संख्या हमें दिखने को मिल जाएंगे कि 21/7 हो गए, ये है एंड ये हो गया 28/7 हो गया। अब इनके बीच का जो 6 परिमेय संख्या है वो कैसे होगा, तो 21/7 है, इसके आगे क्या होगा 22/7, इसके आगे 23/7, इसके आगे 24/7, इसके आगे 25/7, इसके आगे 26/7 एंड इसके आगे 27/7। यही हो गया हम लोगों का परिमेय संख्या, जो 6 परिमेय संख्या हमको ज्ञात करना था वो हमको ज्ञात हो चुका है। देखिए कि ये जो है हमारा पहले से ही ज्ञात था, ये पहले से ही है, यहाँ पर हम लोग ज्ञात कर चुके थे। अब इसके बीच का जो संख्या है हम गिन लेते हैं कि कितना संख्या परिमेय संख्या हमको प्राप्त हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6, तो दैट इज आंसर हो जाएगा कि 3 और 4 के बीच के 6 परिमेय संख्या कौन कौन से हैं, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7, ठीक है। तो इतना तक हो गया, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए यहाँ पर देखते हैं कि जैसा कि हम लोगों ने दूसरा सवाल बनाया था, दूसरा सवाल में क्या था कि 3 और 4 के बीच था, ठीक है। तो वो क्या था, एक प्राकृत संख्या था और ये एक पूर्णांक है, ठीक है। तो वो प्राकृत संख्याओं के बीच था तो उसके लिए अलग ट्रिक था एक तो। अगर यहाँ पर वही ट्रिक आजमाते हैं तो बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा और हम लोग जो है कि बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करने के लिए नहीं, हम लोग जो है यहाँ पे हमारा जितना काम है हम उतना करने के लिए बैठे हुए हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर इसके लिए जो ट्रिक लगने वाला है अब हम उसको आपको बताते हैं। अब गौर से देखिएगा, सवाल को देखिए, सबसे पहले सवाल को देखिएगा तो 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल क्या बोल रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच जो कितना 5 परिमेय संख्या हमको ज्ञात करना है, क्या करना है, तो 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे सॉल्व एंड सॉल्व क्लिक करके यहाँ पे देंगे सबसे पहले 3/5, 3/5 को हम नीचे लेंगे, ठीक है, 3/5। अब इसको देखिए क्या 3/5 और 4/5 के बीच में अब अंदाजा भी लगा सकते हैं, क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 परिमेय संख्या क्या क्या हो सकती है, नहीं लगा सकते, या फिर 3/5 एंड 4/5, ठीक है, 3/5 एंड 4/5 इनके बीच में आप 5 परिमेय संख्याओं को, इतना कम है स्पेस है कि आप दशमलव में जाएंगे तो निकलेगा। तो इसको एक्सटेंड हम लोग करते हैं, ठीक है, 3/5 लिखे या 3/5 लिखे या 30/15 लिखे, कोई फर्क पड़ता है क्या, 3/5 लिखे या 30/15 लिखे, कोई फर्क पड़ता है क्या। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो उसको इसलिए बता रहे हैं, देखिए कि 3/5 इज इक्वल्स टू 30/15 इसलिए होगा क्योंकि 0 से 0 कैंसिल होगा तो फिर कितना आएगा, 3/5 ही आएगा। तो 3/5 को अगर 30/15 लिखे तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं, इतना आ गया। एंड अब दूसरा लेते हैं, अब दूसरा क्या है 4/5 है, ठीक है, दूसरा क्या है 4/5 है, 4/5 है। तो 3/5 को तो हम 30/50 लिख दिए, ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरा जो है 4/5 है, तो क्या हम इसको 4/5 को 40/50 लिख सकते हैं क्या, जो 4/5 है इसको क्या हम 40/50 लिख सकते हैं,
इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जीरो से जीरो अगर कटेगा तो क्या बचेगा, 4/5 का 4/5 ही बचेगा। तो अब देखिए कि हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ, एक नया जो पूर्णांक प्राप्त हुआ 30/50 एंड 40/50। अब इनके बीच में अगर आपको बोला जाए 5 परिमेय संख्या लिखने के लिए तो नहीं लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ पे 30/50 हो गया एंड इसके बीच में 40/50, ठीक है 40/50। अब इसके बीच हमको परिमेय संख्या भरना है, इसके बीच क्या भरना है आपको, परिमेय संख्या भरना है। इसके बीच का नहीं जानते, 30 के बाद क्या आता है, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, ऐसे ही कर करके क्या आएगा 39/50, सॉरी हाँ 39/50, ठीक है 39/50 आ जाएगा। तो एक 30/50 से 40/50 के बीच में हमको कुल प्राप्त हुआ कितना, कुल कितना प्राप्त हुआ हमको, तो यहाँ पे कुल 9 प्राप्त हुए जो है कि हमारे 9 परिमेय संख्या प्राप्त हुए, जिसमें से हमको लिखना कितना है, सिर्फ और सिर्फ 5 परिमेय संख्या को लिखना है। तो इसमें से हम कोई भी 5 परिमेय संख्या को उठा सकते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, या फिर इसको भी ले सकते हैं कोई भी। तो 30/50 से लेकर 40/50 के बीच में हम लोग को परिमेय संख्या ज्ञात हो गया। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो कमेंट करें, उसके लिए अलग से वीडियो तैयार किया जाएगा फिर से। उनको तो बहुत वैसे हमारा ऐसा नहीं कि किसी को समझ में नहीं आया होगा, ऐसा तो है नहीं। अब इतने भी तो हमारे जो भाई लोग देख रहे हैं वो उतने भी तो मतलब क्या है कि उनका माइंड का जो लेवल है कुछ ज़्यादा ही होगा। अब इतना समझने में किसी को क्या चाहिए, ऐसे भी मेरे भाई लोग जो है बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, क्लेवर है। तो देखिए यहाँ पे तो बन चुका है सवाल हमारा, तीसरा सवाल था 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना था। हम लोग 9 परिमेय संख्या प्राप्त कर चुके हैं अपने आप से। अब 5 परिमेय संख्या, इसमें से आप चाहें तो कोई भी 5 परिमेय संख्या चूज करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए जैसे कि देखिए हम लोग तीसरा सवाल हम लोग का बन चुका है, ठीक है, और आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में भी आया होगा। अब आते हैं चौथा सवाल में, ठीक है। तो चौथा में जो है, जो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 कथन दिए हुए हैं और आपको सत्य और असत्य, ठीक है, सत्य और असत्य की पहचान करनी है। जी हाँ, सत्य और असत्य की पहचान करनी है, नहीं उस सत्य और असत्य की पहचान नहीं करनी है। ऐसा तो है कि कोई व्यक्ति अगर कोई बोलता है तो आप उसके सत्य को पकड़ भी सकते हैं और उसके सत्य वो क्या बोल रहा है, सत्य बोल रहा है क्या सत्य बोल रहा है, ऐसा तो शायद भगवान ही कर सकते हैं। हम लोग इंसानों में तो वो खूबी है नहीं कि कोई झूठ बोले या फिर कोई सच बोले तो उसको हम जान सके। हाँ, हमें कोई अगर विश्वास करके अगर हमारे ऊपर मतलब कि हमारा जिन पर विश्वास है, अगर वो बात कोई बात हम बोलते हैं तो हमको लगता है कि वो बात सत्य है। अब पता नहीं भगवान जाने वो बात सत्य होती है कि नहीं होती है। तो खैर वो सब छोड़िए, यहाँ पे आते हैं हम चौथा सवाल पे आते हैं। चौथा सवाल जो है सत्य और असत्य की पहचान करनी है। यहाँ पर कोई हमारे इंसान भाई हो यहाँ पे जो कि मेरे भाई है, भाई दोस्त सत्य और असत्य की पहचान नहीं करेंगे, वो बोलेंगे तो उनको हम पहचानेंगे। यहाँ पे आपके टॉपिक में जो कल पढ़ाया गया था, इंट्रोडक्शन के चैप्टर में जो इंट्रोडक्शन जो पढ़ाया गया था, फुल इंट्रोडक्शन दिया गया था 101 के लिए, उसी में से है प्राकृतिक पूर्णांक और परिमेय संख्याओं के बीच में का है जो एक हेर फेर है, जिसको आपको समझना है। तो सवाल नंबर सबसे पहला क्या है, चौथा का पहला है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पे गौर से देखिएगा सवाल को, आपको तुरंत समझ में आएगा कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहले देखेंगे कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या क्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। और आपको जैसे कि मेरा पिछला वाला वीडियो देखे हुईगा तो आपको मालूम होगा कि मालूम होगा कि प्राकृत संख्या क्या है और पूर्ण संख्या क्या है, ठीक है। अगर नहीं देखे हुए हैं तो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है वीडियो, जाके वहां पर देख सकते हैं। और देखिए तो यहाँ पे प्राकृत संख्या, उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक संख्या रेखा को ड्रॉ कर लेंगे। क्या करेंगे, एक संख्या रेखा को ड्रॉ कर लेंगे। संख्या रेखा को आगे पीछे बढ़ाया जा सकता है, इसलिए इसको हम एरो का निशान दे रहे हैं। संख्या रेखा को हम देखें, ठीक है। ऐसा ही कुछ इसी प्रकार का संख्या रेखा होता है। संख्या रेखा कुछ इसी प्रकार होता है। अब इसमें से पूछ रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो इसमें से पहले देखिए कि प्राकृत संख्या है क्या, कौन है प्राकृत संख्या। तो ये जो है ये क्या है, ये इसके आगे जो है जीरो को छोड़कर इसके आगे का जो है सभी 1 2 3 4 करके इस टाइप का जो आगे चला जाएगा वो सभी क्या है, प्राकृत संख्या है। तो हाँ प्राकृत संख्या है। अब पूर्ण संख्या क्या है, तो यहां से लेकर जीरो से लेकर अब आगे जाएगा ऐसे करके प्राकृत संख्या उसमें शामिल हो जाए तो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। गौर से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो आप लोग को जरूर समझ में आएगा कि प्राकृत संख्या जो यहाँ पे देखिए, पहले ये नहीं हमको क्वेश्चन नहीं देखना है, क्वेश्चन में 2 ही चीजों का चर्चा किया गया है।
वो है क्या, तो एक है प्राकृत संख्या और दूसरा है पूर्ण संख्या। तो अगर हम आप लोग को डिफिनेशन अगर याद होगा तो प्राकृत संख्या का जो डिफिनेशन था वो ऐसा कुछ करके था कि धनात्मक श्रेणी में जितना भी है इस साइड के, पूर्णांक वाले को नहीं बोला जा रहा है, 1 2 3 4 5 करके ऐसे ही कुछ है, 1 2 3 4 5 करके कुछ इसी प्रकार अगर आगे चला जाए तो प्राकृत संख्या होता है, लेकिन प्राकृत संख्या जीरो को छोड़कर होता है। और जो पूर्ण संख्या होता है वो जीरो को लेकर चलता है, जीरो को लेकर 1 2 3 4 जीरो को शामिल रखता है और बाकी उसके अंदर जितना भी है प्राकृत संख्या सब आ जाता है। तो देख रहे हैं क्या है कि जो प्राकृत संख्या है वो किसके अंतर्गत आया है, पूर्ण संख्या के अंतर्गत आया है कि नहीं है। तो यही तो पूछ रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या। तो यहाँ पे बताइए प्राकृत संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे पूर्ण संख्या क्या है, 0 1 2 3 4 है। तो क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या का मतलब 1 2 3 4 पूर्ण संख्या नहीं है, तो है। तो देखिए यहाँ पर जीरो से लेकर है आगे तक पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे 1 2 3 4 जो प्राकृत संख्या है वो ऊपर पूर्ण संख्या भी है। तो इसलिए जो हमारा पहला जो कथन होगा वो सत्य होगा कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इस कथन को हम क्या देंगे, सत्य। ये कथन हमारा क्या है, सही है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप समझ सकते हैं इसको, बाद में अगर फेयर करना चाहें तो फिर बाद में अपन करते रहिए। तो आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा नंबर में जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसको सिर्फ डिफाइन करने का, इसको ये सत्य बोल रहा है, ये सत्य है, ये क्वेश्चन क्या सही है या फिर गलत है, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है क्या सही है या गलत है, इस वाक्य की पहचान करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम संख्या रेखा को क्या करेंगे, संख्या रेखा को ड्रॉ कर लेंगे। संख्या रेखा का जो है चित्र हम बना लेंगे। तो वो कैसा बनता है देख सकते हैं आप लोग। संख्या रेखा के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, पिछले वीडियो में हम संख्या रेखा पर भी चर्चा किए हुए हैं। अगर नहीं देखे तो वीडियो जाकर वापस देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है वीडियो। तो यहाँ पर संख्या रेखा हमारा हो चुका है तैयार। अब इसको आप जितना चाहे उतना आगे बढ़ा सकते हैं, 4 से आगे भी जा सकता है, 4 से पीछे भी जा सकता है, ठीक है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो क्या आप जानते हैं कि पूर्णांक क्या होता है, ठीक है। पूर्णांक में जैसे कि आपको बताया हमने कि धनात्मक पूर्णांक भी होता है, ऋणात्मक पूर्णांक भी होता है। तो धनात्मक पूर्णांक किसको कहते हैं, तो धनात्मक पूर्णांक जिसके आगे जो प्लस में होता है उसको धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, एंड ऋणात्मक पूर्णांक के आगे माइनस लगा होता है। तो यानी कि पूर्णांक तो ये भी है और ये भी है, ठीक है। पूर्णांक तो ये भी है और ये भी है, लेकिन ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, ठीक है। तो पूर्णांक यहाँ पे बोल रहा है, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक का मतलब समझ रहे हैं, ये माइनस वाला पूर्णांक भी उसमें शामिल होगा। कि प्रत्येक पूर्णांक बोल रहा है यानी कि जितना पूर्णांक है सब, ठीक है। तो ये -4 -3 -2 -1 ये भी एक पूर्णांक है जो इस प्रत्येक पूर्णांक के अंतर्गत आता है। 1 2 3 4 5 ये भी जो है पूर्णांक है, इसके अंदर आएगा। तो ये धनात्मक पूर्णांक, ये ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो ये सभी पूर्णांक जो है इस पूर्णांक के अंदर आते हैं। तो बोल कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या आप लोग जानते हैं कि पूर्ण संख्या क्या है, होल नंबर क्या होता है पूर्ण संख्या, बताइए। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, प्राकृतिक संख्याओं में जो है इससे आगे जो है प्राकृतिक संख्या है, और इसमें अगर जीरो को भी ऐड कर दिया जाए, ठीक है, इसमें अगर जीरो को भी ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या का समूह बन जाएगा, पूर्ण संख्या का समूह बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्णांक तो ये भी है, लेकिन पूर्ण संख्या तो इतना ही है। तो क्या आपको दिख रहा है कि पूर्ण संख्या जितना घेरा लगा है उतना ही ना पूर्ण संख्या है जी। प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ अगर जीरो भी रहता है तो उसको पूर्ण संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितना घेरा लगाया है प्राकृतिक संख्या तो 1 2 3 4 5 से लेके आगे तक ले होगा प्राकृतिक संख्या, और जीरो इसमें अगर शामिल हो जाता है तो ये पूर्ण संख्या बन जाता है, ठीक है। यानी कि जीरो के बैक में जो होता है, यानी कि माइनस में जो होता है, निगेटिव जो होता है, माइनस में जो होता है, वो कोई भी संख्या जो है पूर्ण संख्या नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे यही तो पूछ रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पे प्रत्येक पूर्णांक का मतलब इससे नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ प्लस वाला पूर्णांक, इससे नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये धन वाला पूर्णांक, सिर्फ धन पूर्णांक ही नहीं, ठीक है। धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक है, ये ऋण पूर्णांक है, ठीक है। वो धन पूर्णांक है, ये ऋण पूर्णांक है, ये दोनों को ही हम पूर्णांक बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि धनात्मक पूर्णांक अलग होता है, ऋणात्मक पूर्णांक अलग होता है, धनात्मक और ऋणात्मक अलग पूर्णांक होते हैं, ठीक है। लेकिन जो है पूर्णांक है, जो ये बोलेंगे एक पूर्णांक वैसे ही है। जैसे कि हम लोग में जैसे कि है कि कुछ लोग जो आए थे हम लोगों को मतलब कि कास्ट में डिवाइड करके चले गए, ऐसे हम लोग सभी तो है एक ह्यूमन ही, ठीक है। हम लोग सभी है कि एक मानव ही है, लेकिन हम लोगों का जो है कि जाति के आधार पर बंटवारा कर दिया गया हुआ है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। लेकिन मेरा ये कोई मानना नहीं है। मेरा मानना है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी होते हैं कि इनमें सब में एक ही खून बहता है, और इन खून का जो रंग भी होता है कि लाल ही होता है। तो इसलिए मेरा मानना जाति का नहीं है, लेकिन हमको समझाने के लिए यहाँ पे ट्रिक लेना पड़ रहा है। जैसे कि हम मानव लोग हैं, जैसे कि हम सभी ह्यूमन हैं, ठीक है, लेकिन जाति के आधार पर सबको डिवाइड में किया गया है। तो उसी प्रकार जो है यहाँ पर ये सब पूर्णांक हैं, लेकिन इनको भी एक जाति के, इनको कास्ट दे दिया गया हुआ कि ये धन पूर्णांक है, ये ऋण पूर्णांक है, ठीक है। लेकिन ये सभी तो है क्या है, पूर्णांक है।
तो ये सब जब पूर्णांक है तो पूर्ण संख्या तो इतना ही है, सिर्फ और सिर्फ धनात्मक पूर्णांक और जीरो ही जो है पूर्ण संख्या है। तो ये ऋणात्मक पूर्णांक जो है एक पूर्णांक है जो पूर्ण संख्या होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, तो ये प्रत्येक पूर्णांक में ये भी शामिल होता है, और पूर्ण संख्या सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। तो पूर्ण संख्याओं का समूह इतना ही है, प्रत्येक पूर्णांक में ये माइनस वाला छूट जा रहा है। तो क्यों नहीं होगा कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होगी, इसको लिखेंगे असत्य। क्या लिखेंगे? ये जो वाक्य है मेरा वो क्या हो गया? असत्य हो गया। ठीक है, असत्य हो जाएगा। अब इसका रीजन क्या आपको देना पड़ेगा, लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि इस नेगेटिव वाले जितना भी है इस ऋण पूर्णांक में से किसी एक पूर्णांक को उठा लीजिए। मान लीजिए कि -3 ले लेते हैं, क्योंकि -3 जो है पूर्ण संख्या नहीं है, नहीं ना है, पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, हो गया, सॉल्व हो गया कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है तो आप क्या बोलिएगा कि नहीं, प्रत्येक पूर्णांक जो है एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, यह सत्य है। और आपसे पूछेगा क्यों नहीं होती है, तो क्योंकि -3 भी तो एक पूर्णांक है, लेकिन ये क्या पूर्ण संख्या है? ये पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए आप आशा करते हैं कि इस ध्वज में क्या स्क्रीनशॉट लीजिएगा। पीछे का मतलब वीडियो बैक करके अगर स्क्रीनशॉट लिखना चाहे तो इसको पीछे बैक करके आप वापस लिख सकते हैं। ठीक है, और इस वाले को इस जितना भी इसके अंदर जो घेरा गया है, ठीक है, सॉरी ये नहीं होगा, ठीक है, इतना जो इसके अंदर घेरा गया हुआ है यही आपका फाइनली आंसर है। इसका अगर चाहे तो आप लिख भी सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। इसके नीचे लिखिएगा कि ये असत्य है क्योंकि -3 पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो आप चाहे तो लिख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं, हमारे जो है अगला क्वेश्चन है चौथा का तीसरा है। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 का जो चौथा सवाल है उसका तीसरा है, और हमारे जो है प्रश्नावली 1.1 का आखिरी भी है, आखिरी सवाल जो है। आइए इसको हम देखते हैं कि यह सत्य है कि सत्य है। तो ये बोल रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या? आप ही लोग बताइए कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? अगर कितने भाई जो मेरे हैं, कितने भाई बंधु जो बैठे हुए हैं उनको मालूम होगा कि शायद हो। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसको डिफाइन करने का सबसे आसान तरीका क्या हम आपको बताया है कि नॉर्मल सी बात है, इसको सबसे पहले संख्या रेखा को ड्रॉ कर लीजिए। संख्या रेखा को बनाइए। संख्या रेखा में जो होते हैं 1 2 3 4, ठीक है, ये -1 -2, और इसके बीच में ऐसा नहीं है कि 1/2 नहीं आता, 1/2 भी आता है। ठीक है, यहाँ पे 5/2 भी आता है। ठीक है, तो ये सब आते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या? यहाँ पे प्रत्येक परिमेय संख्या, तो इसमें से बताइए, सबसे पहले बताइए परिमेय संख्या और पूर्ण संख्या क्या है? तो पूर्ण संख्या क्या है? ये दोनों पूर्ण संख्या है क्या? ये दोनों पूर्ण संख्या क्या? 1/2 एंड 5/2 पूर्ण संख्या है? नहीं है। 1/2 एंड 5/2 पूर्ण संख्या नहीं है। संख्या रेखा पर जो है दिखाया गया है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या कौन होगा? 0 1 2 3 से लेके आगे बढ़ता जाएगा तो उसको पूर्ण संख्या बोलेंगे। ठीक है, एंड परिमेय संख्या कौन सा होता है? परिमेय संख्या होता है कौन? जो p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, दैट इज 1/2 होगा, जिसको 0.5 बोलते हैं, यही करीबन इसके बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। 2/5 होगा, जिसको यहाँ पे बोलते हैं क्या? 2/5, सॉरी 5/2 होगा, जिसको 2.5 बोलते हैं। ठीक है, 2.5 ये 2 और 3 के लगभग बीच में होता है। तो लेकिन संख्या रेखा पर इसको इसलिए नहीं दर्शाया है क्योंकि यहाँ पर दर्शाना है हमको पूर्ण संख्या क्या है। तो ये जितना भी है ये सब पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या हो गया। ये सभी जो है पूर्ण संख्या हो गया। ठीक है, इधर अब परिमेय संख्या की बात कर रहा है, तो परिमेय संख्या तो 1/2 होता है, लेकिन क्या क्या जो है 1/2 क्या पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या में देखिए तो क्या है? 0 1 2 3 है, लेकिन 1/2 जो परिमेय संख्या है वो क्या पूर्ण संख्या में है क्या? नहीं है। 2/5 जो परिमेय संख्या है वो है क्या? नहीं है। 4/5 जो परिमेय संख्या है वो क्या है? क्या इसमें है क्या? पूर्ण संख्या में नहीं है। ऐसा मेरे कहने का मतलब नहीं है कि परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। कुछ परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। कुछ परिमेय संख्या जो है कुछ परिमेय संख्या जो है क्या होती है? कुछ जो परिमेय संख्या है, ठीक है, कुछ परिमेय संख्या है उसको क्या बोलते हैं? कुछ परिमेय संख्या है तो उसको क्या बोलते हैं? देखिए कुछ परिमेय संख्या जैसे कि हो गए, यहाँ पे 1/1 भी हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 2/1 भी हम लिख सकते हैं, 3/1 भी लिख सकते हैं। इसको p/q के रूप में लिख दिए। देखिए गौर से देखिए तो 1 2 3 ही लिखे हुए हैं। ठीक है, 1 2 3 ही लिखे हुए हैं, तो सबके नीचे में बटा में अगर 1 लगा दे तो p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे q बराबर कोई भी 0 है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या जो है ये पूर्ण संख्या है, तो ये पूर्ण संख्या है, ये परिमेय संख्या है जो है पूर्ण संख्या है। लेकिन यहाँ पे बोल क्या रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या? यानी कि परिमेय संख्या में जितने भी आते हैं वो सभी पूर्ण संख्या होंगे क्या? तो नहीं होंगे। कुछ जो है मतलब समझिए कि कुछ परिमेय संख्या है पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही बात अगर प्रत्येक की करता है तो प्रत्येक परिमेय संख्या की करता है तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि ये भी असत्य हो जाएगा, ये भी असत्य हो जाएगा,
क्योंकि लिखेंगे, क्योंकि क्या लिखेंगे, क्योंकि लिखेंगे 1/2 जो है 1/2 या फिर 5/2 ये सब क्या है, ये परिमेय संख्या तो है ये, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। ये पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। और ये था हमारा वीडियो जो है, ये हमारा वीडियो जो था वो आखिरी था, ये मतलब आखिरी नहीं था, ये वीडियो जो था इस चैप्टर के लिए, जो जैसे कि हम आपको बताए हुए थे कि ये सबसे लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, ये सबसे लास्ट क्वेश्चन था प्रश्नावली 1.1 का। आगे के जो चैप्टर में हमको पढ़ना है अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे अपरिमेय संख्या दिया हुआ है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक, अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याएं हैं उनको तो अगला चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन अभी जो है अपरिमेय संख्या को पढ़ना है। जैसे कि आप इससे पहले भी हम जो है वीडियो बना चुके हैं, एक है वीडियो प्रश्नावली 1.1 के लिए फुल इंट्रोड्यूसिंग वीडियो जो है, उसमें जितना भी हम आज बनाए हैं, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है वो वीडियो अगर हमारा देख लेते हैं तो आपको 100% गारंटी है कि वो समझ में आएगा। अगर आपको पसंद लगा हो ये वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। एंड हमारे जो है यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल राज साइंस क्लासेस को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं। मैं प्रिंस राज आप सबसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक अगले वीडियो में।